आज के इस बेहद रोमांचक विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जहां हर सेकंड का मतलब है जिंदगी या मौत। हम बात कर रहे हैं एक बेहद खुफिया और क्लासिफाइड मुसाद ऑपरेशन की, जिसे इंटेलिजेंस की दुनिया ऑपरेशन ब्लैक शैडो के नाम से जानती है। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सच्ची घटना का डीप डाइव है जहां दुनिया तबाही के बिल्कुल कगार पर खड़ी थी। इस पूरे मिशन को एक फास्ट पेस्ड, हाई स्टेक सिनेमैटिक थ्रिलर की तरह देखिए, जहां गलती की गुंजाइश बिल्कुल जीरो थी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्यमयी ऑपरेशन की गहराइयों में चलते हैं। 72। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इस नंबर में ऐसा क्या खास है। ये कोई आम नंबर नहीं है, ये उस खौफनाक काउंटडाउन का प्रतीक है जिसने इस पूरे ऑपरेशन की नींव रखी। एक बार इस मंजर को इमेजिन कीजिए। तेल अवीव का एक बेहद सुरक्षित, जमीन के कई फीट नीचे बनाए खुफिया अंडरग्राउंड बेस। वहां का माहौल इतना टेंस है कि आप हवा में उस टेंशन को लिटरली महसूस कर सकते हैं। मोसाद के एक टॉप एजेंट, जिनका कोड नेम आर्यान है, उन्हें एक सीक्रेट डॉसियर पकड़ाया जाता है और इस फाइल के साथ उन्हें मिलती है एक चिलिंग वार्निंग। उनके पास एक ग्लोबल तबाही को रोकने के लिए ठीक 72 घंटे हैं, ना 1 मिनट ज्यादा ना 1 मिनट कम। मतलब एक ऐसी अदृश्य घड़ी ने टिक टिक करना शुरू कर दिया था जिसकी आखिरी आवाज मौत थी। रात के ठीक बज रहे थे 2। बाहर शहर की सड़कों पर एकदम सन्नाटा पसरा था, लेकिन बेस के अंदर अफरा तफरी का आलम था। ब्रीफिंग रूम में एक खौफनाक आदेश गूंजता है। टारगेट डॉक्टर खालिद अंसारी, लोकेशन अननोन, थ्रेट लेवल एक्सट्रीम। मतलब दुश्मन कौन है ये पता है, खतरा कितना बड़ा है ये भी पता है, लेकिन वो कहाँ छिपा है किसी को कोई आइडिया नहीं। उस घुप अंधेरे में मौसाद के कुछ चुने हुए एजेंट्स अपनी जान हथेली पर रखकर मौत के साथ रेस लगाने निकल चुके थे। एक अनजान दुश्मन की तलाश रातों रात शुरू हो चुकी थी, और सबसे डरावनी बात यह थी कि अगर उन्हें वक्त पर नहीं रोका गया तो अंजाम सोचने भर से रूह कांप उठती है। अब जरा इस दुश्मन की प्रोफाइल को समझते हैं। डॉक्टर खालिद अंसारी ये कोई सड़क छाप अपराधी या आम टारगेट नहीं थे। इनकी पूरी लाइफ में एक बहुत बड़ा और उतना ही खतरनाक विरोधाभास है। एक तरफ इनका पास्ट है, एक बेहद सम्मानित हाईली इंटेलिजेंट सरकारी वैज्ञानिक, और दूसरी तरफ इनका प्रेजेंट, एक आजाद रोग क्रिएटर जिसने एक ऐसा एयरबॉर्न बायो वेपन यानी हवा से फैलने वाला जैविक हथियार तैयार कर लिया है जो किसी भयानक सपने से कम नहीं। जरा सोचिए, एक ऐसा वायरस जो सीधे हवा के जरिए फैलता हो, अगर ये किसी गलत हाथ में चला जाए या गलती से भी एक्टिव हो जाए तो कुछ ही पलों में लाखों बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। ये इस बात को पूरी तरह साफ कर देता है कि दुश्मन का दिमाग कितना शातिर है और उसने जो खतरा पैदा किया है वो कितना विशाल है। इस महाविनाश को टालने के लिए कोई आर्म स्ट्राइक फोर्स काम नहीं आ सकती थी, इसलिए एक बेहद खास 3 पर्सन एलीट स्क्वाड तैयार किया गया। चलिए इनसे मिलते हैं। सबसे पहले आर्यन, ये इस मिशन के लीड एजेंट हैं जिनका फोकस एकदम लेजर की तरह अचूक है। फिर है मीरा, ये एक ऐसी साइबर स्पेशलिस्ट और हैकर हैं जो किसी भी डिजिटल दीवार को तोड़ने का मादा रखती हैं। डिजिटल दुनिया पूरी तरह इनकी मुट्ठी में है। और आखिर में डेविड, एक बेहद खतरनाक फील्ड ऑपरेटिव जो आमने सामने की लड़ाई और वेपन्स की टैक्टिकल ट्रेनिंग में माहिर हैं। अगर आप ध्यान दें तो इस टीम में फिजिकल कॉम्बैट और एलीट साइबर वॉरफेयर का एक परफेक्ट डेडली कॉम्बिनेशन बनाया गया था। क्योंकि देखिए, ये लड़ाई सिर्फ बंदूकों की नहीं थी, ये कीबोर्ड, कोड्स और एल्गोरिदम्स की भी लड़ाई थी। यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये मिशन किसी एक शहर या देश तक सीमित नहीं था। ये एक ग्लोबल मैनहंट थी, एक ऐसी दौड़ जो पूरी दुनिया में चल रही थी। 0R यानी तेल अवीव की उस टेंस ब्रीफिंग से लेकर 71वें घंटे में बर्लिन के उस आखिरी मुकाबले तक, हर गुजरने वाले घंटे के साथ दुनिया का नक्शा जैसे इनके लिए छोटा होता जा रहा था। ये टीम दुनिया के अलग अलग कोनों में सुराग ढूंढ रही थी, तेल अवीव से इस्तांबुल, फिर कायरो और आखिर में सीधे बर्लिन। वक्त बिल्कुल रेत की तरह इनके हाथों से फिसलता जा रहा था। ये लिटरली एक ऐसी सिनेमैटिक रेस थी जहां हर पल मौत का साया इनके पीछे था और सिर्फ रफ्तार ही इनकी जान बचा सकती थी। अब हम आते हैं इस मनहंट के पहले पड़ाव पर। डिजिटल दुनिया में की गई एक छोटी सी गलती आपको रियल वर्ल्ड के सबसे खतरनाक इलाकों में ला खड़ा कर सकती है। मीरा ने जब डार्क वेब की गहराइयों को खंगाला तो खालिद के डिजिटल फुटप्रिंट्स उन्हें सीधे टर्की के इस्तांबुल शहर ले गए। पर यहां एक कैच है। इस्तांबुल की ये सड़कें बाहर से जितनी खूबसूरत और आकर्षक लगती हैं, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ये उतनी ही खतरनाक मानी जाती हैं। एक ऐसी जगह जहां हर कोने में डबल एजेंट्स, टस्कर और जासूस छिपे बैठे होते हैं। पूरी तैयारी और हथियारों से लैस होकर हमारी टीम उस टारगेट बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है। धड़कनें तेज थीं, लग रहा था शिकार पकड़ में आने ही वाला है।
लेकिन जैसे ही वो पूरी ताकत से दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसते हैं, अंदर एकदम सन्नाटा। कमरा पूरी तरह से खाली था। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक अकेले टेबल पर रखा एक लैपटॉप चालू हालात में था, जिसकी स्क्रीन पर एक बड़ा सा चिढ़ाने वाला मैसेज चमक रहा था, यू आर टू लेट, तुम बहुत देर से आए हो। खैर, तब जाके उन्हें समझ आया कि खालिद सिर्फ उनसे भाग नहीं रहा था, वो इन एजेंट्स के साथ माउस एंड कैट यानी बिल्ली और चूहे का एक बेहद खतरनाक माइंड गेम खेल रहा था। ये एक जानबूझकर बिछाया गया ट्रैप था। उसने अपने डिजिटल निशान इसलिए छोड़े थे ताकि मोसाद की टीम भटक जाए और उसको अपने असली मास्टर प्लान को अंजाम देने के लिए थोड़ा और वक्त मिल सके। पर वैसे मोसाद के एजेंट्स इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाले थे। इस्तांबुल के उस ट्रैप वाले लैपटॉप को सक्सेसफुली हैक करके मीरा ने कुछ ही देर में असली डिजिटल सिग्नल को ट्रेस कर लिया। और जानते हैं ये नया सिग्नल उन्हें कहाँ ले गया? मिस्र के कायरो शहर में, कायरो के एक बेहद सुनसान इलाके में एक पुराना कंप्लीटली डार्क वेयरहाउस। वहां एक छोटी सी लाइट भी नहीं थी, बस एक ऐसी खौफनाक खामोशी थी जो सीधे कानों में चुभती है। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे मौत उनका इंतजार कर रही हो। टीम बिना एक भी आवाज किए उस अंधेरे वेयरहाउस में घुसती है। सबको लगा शायद इस बार ये लोमड़ी उनके जाल में फंसी जाएगी, लेकिन वो खामोशी, वो तो एक आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। अंदर घुसते ही बिल्कुल अचानक उन शैडोज के बीच से एक डेडली एम्बुश होता है। चारों तरफ से दुश्मन गोलियां बरसाने लगते हैं। क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट यानी बिल्कुल आमने सामने की भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। आर्यन और डेविड अपनी पूरी ट्रेनिंग और इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके दुश्मनों को गिराते हैं और पूरे वेयरहाउस को क्लियर करते हैं। गोलियों की तरतराहट से कायरो का वो हिस्सा गूंज उठता है। लेकिन इस पूरे खूनी खेल के बाद जब धुआं छटता है तो पता चलता है कि एक बार फिर निराशा हाथ लगी। खालिद एक बार फिर उनकी आंखों के सामने से अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो चुका था। इस बारूदी धुएं और बिखरी हुई लाशों के बीच मीरा ने जो बात कही, उसने पूरे ऑपरेशन का रुख ही बदल दिया। उसने कहा, यह सब एक प्लान है, खालिद अकेला नहीं है। अब ध्यान दीजिए इस बात पर। यह रियलाइजेशन सच में दिल दहला देने वाला था, क्योंकि अब तक उन्हें लग रहा था कि एक अकेला रोग साइंटिस्ट दुनिया को धमका रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। खालिद को जो इतने एडवांस्ड रिसोर्सेज मिल रहे थे, उसके लिए जो इतने ट्रैप्स बिछाए जा रहे थे, जो लेवल की सिक्योरिटी उसके पास थी, वो कोई आम बात नहीं थी। मोसाद को अब जाके क्लियर हो गया था कि वो सिर्फ एक आदमी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो एक पूरे शैडो सिंडिकेट, एक बहुत ही मासिव और पावरफुल अंडरवर्ल्ड गैंग से टकरा चुके हैं। मिशन जो अब तक सिर्फ खतरनाक था, अब वो प्रैक्टिकली और भी डेडली बन चुका था। कैरो से भागने से पहले खालिद एक आखिरी भूल कर गया था। उसने जल्दबाजी में एक एन्क्रिप्टेड फाइल पीछे छोड़ दी थी और उसे डिकोड करने पर आखिरकार वो लोकेशन मिली जिसकी इन एजेंट्स को तलाश थी, बर्लिन। टीम बिना एक सिंगल सेकंड गवाए सीधे बर्लिन के एक छिपे हुए अंडरग्राउंड लैब की तरफ निकल पड़ती है। यही वो फाइनल डेस्टिनेशन थी जहां खालिद अपने उस खतरनाक बायोवेपन को हवा में छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुका था। ये बिल्कुल इस पूरे ऑपरेशन का क्लाइमैक्स था। बर्लिन की उस ठंडी जमीन के नीचे बनी हुई हाईली मॉडर्न लैब के अंदर अब सिर्फ एक एजेंट की नहीं, बल्कि पूरी मानवता के भाग्य का फैसला होने वाला था। जैसे ही आर्यन, डेविड और मीरा दरवाजा उड़ाकर लैब के अंदर पहुंचे, सामने का नजारा उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। लैब के बीचों बीच एक विशालकाय फ्यूचरिस्टिक सी मशीन रखी थी जो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी थी। और सबसे डरावनी बात थी उस मशीन के पैनल पर चमकता हुआ एक ब्राइट रेड काउंटडाउन टाइमर जो दिखा रहा था सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट, लिटरली बस 600 सेकेंड्स, और उसके बाद वो जानलेवा पैथोजन सीधे बाहर की हवा में मिल जाता। खालिद वहीं उस मशीन के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी कॉन्फिडेंट मुस्कान थी जो बता रही थी कि वो खुद को जीता हुआ मान चुका है। उसका मानना था कि अब इस महाविनाश को रोकना किसी के बस की बात नहीं। खालिद उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, बेहतर है हार मान लो। लेकिन आर्यन, जो उस वक्त एक आम इंसान नहीं बल्कि मोसाद के अटूट जज्बे का प्रतीक था, उसने खालिद की आंखों में देखकर बिल्कुल ठंडे दिमाग से जवाब दिया, हम कोशिश करना कभी नहीं छोड़ते। और सच बताऊं तो ये लाइन सिर्फ एक हीरो का डायलॉग नहीं थी, ये कमांडो के उस माइंडसेट को दिखाता है जो आखिरी सांस तक हारती हुई बाजी को पलटने का दम रखता है। और इसी के साथ वहां एक बेहद खौफनाक हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू होता है। कोई रूल नहीं, कोई लिमिट्स नहीं। आर्यन और खालिद के बीच घूसों और किक्स का एक ऐसा सिलसिला चल निकलता है जहां एक सिंगल गलती का नतीजा सीधा मौत था। वक्त रेत की तरह फिसल रहा है। टाइमर अब सिर्फ 5 मिनट दिखा रहा है। कहानी अब 2 अलग अलग ट्रैक्स पर बड़ी तेजी से चल रही है। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ तो आर्यन और खालिद के बीच बिल्कुल जानलेवा फाइट चल रही है,
लैब का सामान टूट रहा है, गोलियां चल रही हैं। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ डेविड और मीरा पसीने में लथपथ होकर उस कॉम्प्लिकेटेड मशीन के हार्डवेयर को फिजिकली और डिजिटली रोकने की जद्दोजहद कर रहे हैं। एक एक सेकंड जैसे पूरे साल के बराबर लंबा लग रहा था। एक्शन और सस्पेंस अब इस हद तक बढ़ चुका था कि जैसे उस लैब की हवा में करंट दौड़ रहा हो। हर कोई अपनी लिमिट पुश कर रहा था, क्योंकि सबकी जिंदगियां दांव पर थीं। घड़ी ने बताया, अब बचे हैं सिर्फ 2 मिनट। सोचिए, सिर्फ 120 सेकंड्स बचे हैं दुनिया की तबाही में, और हालात पूरी तरह से हाथ से निकलते हुए दिख रहे थे। उस ब्रूटल लड़ाई में अचानक खालिद का पलड़ा भारी पड़ने लगता है। वो आर्यन को मात देकर एक ऐसी पोजीशन में आ जाता है जहां वो बिल्कुल हावी था, और अगले ही पल खालिद अपनी गन निकालता है और आर्यन के सर पर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर बिल्कुल सीधे तान देता है। कोई स्केप रूट नहीं। ऐसा लगा जैसे बस अब सब खत्म, आर्यन का गेम ओवर, और उसके साथ ही उन लाखों लोगों का भी जो बाहर थे। लेकिन तभी एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में पूरा सीन पलट जाता है। इसको हम कहते हैं द लीथल इंटरवेंशन। इससे पहले कि खालिद ट्रिगर पर प्रेशर बढ़ाता और गोली चलती, एक तेज कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजती है, धाएं। डेविड, जो अब तक उस मशीन पर पागलों की तरह काम कर रहा था, उसने बिल्कुल सही वक्त पर पीछे से अपना वेपन उठाया और बिना सोचे एक सिंगल परफेक्ट शॉट लिया। गोली सीधे खालिद को लगी और वो वहीं जमीन पर ढेर हो गया। एक बहुत बड़ा खतरा, या कहूं कि इस मौत के खेल का मास्टर अब मारा जा चुका था। खालिद न्यूट्रलाइज हो चुका था। लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि खतरा टल गया? जवाब था नहीं। राहत की एक छोटी सी सांस भी आने से पहले मीरा की घबराई हुई आवाज गूंजती है, मैं सिस्टम हैक कर रही हूं, मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए। देखिए, खालिद भले ही वहां मरा पड़ा था, पर उसकी बनाई वो मौत की मशीन किसी इंसान की मोहताज थोड़ी थी। वो ऑटोमेटेड बायो वेपन सीक्वेंस अभी भी चल रहा था। सिस्टम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मीरा अपने कीबोर्ड पर ऐसी रफ्तार से टाइप कर रही थी जैसे उसकी उंगलियां उस मास्टर लॉन्च कोड को तोड़ने की आखिरी कोशिश कर रही हों। दुश्मन मारा जा चुका था, लेकिन उसका बनाया हथियार अब भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। टाइमर बस खत्म होने ही वाला था। स्क्रीन पर डिजिट्स तेजी से गिर रहे थे। 3, 2, 1, और तभी 0.05 सेकेंड्स। जी हां, जब मौत और मानवता के बीच सिर्फ और सिर्फ पल भर का फासला था, मीरा ने फाइनली मास्टर कोड क्रैक कर लिया। उसने पूरे सिस्टम को ओवरराइड करके एक झटके में किल कर दिया। मशीन की सारी रेड लाइट्स अचानक से ऑफ हो गईं। उस पूरी लैब में एक ऐसी डीप साइलेंस छा गई जो अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी। ना कोई धमाका हुआ, ना हवा में कोई जहरीला वायरस फैला। उन आखिरी मिले सेकेंड्स ने दुनिया की लाखों जान बचा ली थी। 72 घंटे की वो सांसें रोक देने वाली दौड़ आखिरकार अपने अंजाम पर पहुंच ही गई। तो मिशन ब्लैक शैडो तो मुकम्मल हो चुका था, पर क्या इस विश्लेषण को हम सच में यहां खत्म कर सकते हैं? एक बहुत ही चुभने वाला और खौफनाक सवाल अब भी हमारे सामने मंडरा रहा है। द मिशन इज कंप्लीट, बट वॉट अबाउट द वॉर? अगर, जैसा मीरा ने कहा था, खालिद के पीछे सच में कोई बहुत बड़ा शैडो सिंडिकेट काम कर रहा था, तो ध्यान रखिए, वो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन आज भी कहीं ना कहीं आज़ाद घूम रही है। खालिद तो शायद सिर्फ उनकी शतरंज का एक छोटा सा प्यादा था। यह सच्चाई वाकई डरावनी लगती है कि ये अंडरग्राउंड वॉर अभी खत्म नहीं हुई है। वो सिंडिकेट कब, कहां और कैसे अपना अगला अटैक करेगा, कोई नहीं जानता। अगला ब्लैक शैडो कहां से उभरेगा? ये इंटेलिजेंस की ऐसी दुनिया है जहां एक लड़ाई जीतने का मतलब ये नहीं होता कि जंग खत्म हो गई, बस अगला बैटलफील्ड तैयार हो जाता है। आप सबका इस बारे में क्या सोचना है? क्या दुनिया कभी इन इनविजिबल थ्रेट से पूरी तरह आजाद हो पाएगी? इस सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। जरूर सोचिएगा।